श्री महेश्वरम कल्पांत हीलिंग सेंटर में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम ओम श्री गणेशाय नमः। श्री महेश्वरम कल्पांत परिवार मंच के ऊपर आप सब लोग आए हो, अभ्यासक, साधक, उपासक तथा सभी चेतनाएं आपका स्वागत करते हैं। आपके अंदर के जो ज्ञान पीयूष है उसको भी प्रणाम करते हैं। और हम हस्तरेखा अभ्यास से, हस्तरेखा अभ्यास यह हमारा मस्तिष्क है। हम अपने मस्तिष्क को यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और करागरे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूल्ये तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। यह जो श्लोक है यह अपने आप में बहुत ज्यादा प्रभावी है। और इसे जब आप रोज बोलते हो, मनते हो या याद करते हो, शब्दों का प्रभाव होता है। हमें अभी 2 दिन पहले एक प्रयोग कराया है, हमने प्रेम से उसे हमने स्पर्श रखी। हमने उसके लिए जो भी फीलिंग्स रखी, हमने उसके लिए जो भी फीलिंग्स रखी, अपनी अंगुली के लिए हमने जो भी फीलिंग्स रखी, वह सारी आप लोगों ने, आवाज क्लियर नहीं है ऐसा कोई बोल रहा है, अब आ रही है? हाँ, सही चालू है। ओम श्री। तो हमने छोटी अंगुली के ऊपर जो भी अपने फीलिंग्स थे हमारे, छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, अच्छी हो रही है, नहीं हो रही है, तो हम लोगों ने देखा कि शब्द का प्रभाव होता है। तो उसी तरह से हम हमारे मस्तिष्क को जो ऑर्डर देते हैं, हम रोज जो सोचते हैं, हम रोज जो समझते हैं, हम किसी भी विषय का जो चिंतन करते हैं, वह हमारे इस हथेली के ऊपर है। किसी भी जीव का गर्भ अर्पण होता है, एक साथ बनते हैं, समागम होता है, उसमें से जब गर्भदान होता है, उस गर्भदान के समय जो ग्रह तारे आकाश मंडल में उदित होते हैं, उस आकाश मंडल के उस समय के ग्रह तारों का प्रभाव उस गर्भ पर होता है। सर्वप्रथम गर्भ के अंदर जो मांस का गोला होता है, उसके अंदर सर्वप्रथम 3 से 4 महीने, चौथे महीने में 3 से 4 महीने का जो वो गर्भ होता है, उस पीरियड में उसके हाथ बनते हैं और हाथ के ऊपर बनती है रेखाएं। तो हमारे हाथ के अंदर यह जो रेखाएं बनती है, हमारे हाथ के ऊपर यह जो नक्शा बनता है, यह जो मस्तिष्क की हमारी हलचल बनती है, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमने आपको इससे पहले भी बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके 4 बंधनों से बना है। हम अगर 100 में से 25 के अगर 4 पार्ट करते हैं, तो हमारे पास 25% हमारे ननिहार के गुण है, हमारी माता के गुण है। 25% हमारे पितृ गुण है, जिसे हम हमारे पिता के गुण बोलेंगे। 25% हमने हमारे प्रारब्ध से लाया है, पूर्व जन्म के कर्मों से लाया है। और 25% जो है वो हम स्वयं उन सबका, वो जो 75% हमें बैंक बैलेंस मिला है हमारे माता पिता और प्रारब्ध से, तो उसका हम उपयोग क्या कर रहे हैं, यह हमारा 25%। यह सब मिलके हमारा जीवन बनता है। यह सब हमारा भूत वर्तमान का भविष्य बनता है। इन सारी गठरी से हम हमारा रोज भविष्य लिख रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि भविष्य होता है, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि भविष्य तो होता है, लेकिन भविष्य क्या होता है, जो हम बना रहे हैं वो होता है। दूसरी बात, ईश्वर ने तो हमें सब कुछ दिया है। जब हमें जन्म दिया है तो उसने सब कुछ दिया है, हमारा प्रारब्ध भी दिया है, तो हमारा भविष्य भी दिया है। लेकिन
उस भविष्य को जानने के लिए, उस भविष्य को, उसके सुखों को, उसके दुखों को, उसके सारे कर्मों को उपभोग करने के लिए, उसे काटने के लिए हमें कर्म दिया है। तो हमें सिर्फ मेरे हाथ में ये रेखा यहाँ से यहाँ जाती है, तो इससे ये होता है, ये हम देख सकते हैं। कुंडली में हम इस घर में अगर ये ग्रह बैठा है तो इस व्यक्ति के जीवन में ये रिश्ता या ये घटना ऐसी हो सकती है, हमें ये वह दृष्टि देता है। लेकिन उस दृष्टिकोण के ऊपर चलने के लिए हमें कर्मों की आवश्यकता है। अब देखिए, सबको सब अच्छा अच्छा ही चाहिए, कोई नहीं कहेगा। सिर्फ कुंती ने बोला था महाभारत में कि हे प्रभु मुझे तो रोज दुख देना, क्योंकि दुख है ना तो तुम्हारा नाम लूंगी। हे केशव, हे माधव, मेरे जीवन में तो तुम दुख सदैव बनाए रखना, किंतु इस शर्त पर बनाए रखना कि तुम मेरे साथ रहे। ये कुंती ने मांगा था। हम हर कोई कुंती नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है, प्रभु से हमेशा यही प्रार्थना चाहिए, सुख हो दुख हो, सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को। यदि हम सुख में ही स्मरण कर लेते हैं, नामस्मरण कर लेते हैं, प्रभु को याद कर लेते हैं, तो दुख आने का कोई कारण ही नहीं है। और यदि कोई दुख आता भी है तो वो हवा के झोंके से आता है और चले जाता है। जैसे हम हमारे माता पिता के साथ होते हैं, हम देखते हैं ना, जैसे अभी आपको अगर लगाने को बोलो तो आप बोलेगा नीचे पत्थर है, नीचे सड़क है, नीचे मिट्टी है, मैं तो गिर जाऊंगा, मेरा तो गोड़ा फूट जाएगा, मेरा तो पाँव टूट जाएगा। लेकिन छोटे बच्चे को पिता जब हवा में उछालता है तो वो डरता है क्या? कि उसे पता है ये मेरा पिता है, इसने मुझे उछाला है, इसकी ये जाने। तो जब हम प्रभु के ऊपर सारी बातें छोड़ देते हैं तो हमारे जीवन में सुख और दुख आते और जाते रहते हैं। शब्द का प्रभाव, जैसे आचार्य श्री जी ने कहा था कि अंगुली को हमने जो भी आदेश दिया, मैं तो भूली नहीं थी, मैं ये देख रही थी क्लास में किस किस का ध्यान है। धन्यवाद मैडम। तो जिस तरह से पिता बच्चे को उछालता है, बच्चा बिल्कुल निश्चिंत तरह से हवा में उछलता है, उसी तरह से हमें अपने आप को जब हम ईश्वर को सौंपते हैं और हमारा कर्म करते रहते हैं तो कर्मों का फल मिलता ही है, बस वो अपने समय पे मिलता है। यहाँ पर हमें हमारे जब जन्म के समय ईश्वर ने हमें जब हाथ पांव सारे अंग दिए हैं, उसके साथ हमारे हाथों के अंदर मुख्य 7 रेखाएं दी हुई है। मुख्य 7 रेखाओं में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यह है जीवन रेखा, यह है मस्तिष्क रेखा, यह है हार्ट लाइन, अंतःकरण रेखा, हृदय रेखा, यह है भाग्य रेखा, फिर ये बनती है रवि रेखा, फिर ये बनती है बुध रेखा, और ये बनती है मिलन रेखा। ये हमारे हाथों में होती ही है। अब यहाँ पर विषय यह आता है कि जीवन रेखा इस पर्वत को घेरा डाले होती है या सरल होती है या इधर जाती है या उधर जाती है, इन सब बातों को हम आगे देखेंगे। इन सारी रेखाओं का अपना एक सफर होता है, अपनी एक यात्रा होती है। इन सारी रेखाओं का अपना अपना एक मार्ग होता है। हम कहते हैं कि हर किसी के हाथ में 5-7 रेखाएं हैं, फिर हर किसी का जीवन तो एक जैसा नहीं है, फिर हर किसी के जीवन में घटने वाली घटनाएं तो एक जैसी नहीं है। यहाँ तक कि जो बच्चे जुड़वा होते हैं, एक माँ के पेट से जो जन्मते हैं, उनकी भी अगर आप रेखाओं देखोगे तो उनकी भी रेखाएं में आपको अंतर दिखाई देगा, उनकी भी हथेली की रचना में आपको अंतर दिखाई देगा।
अब आज किसी को अगर याद आता है तो मुझे ये बताइएगा कि हमने 7 प्रकार हाथों के बताए थे, कोई 2 प्रकार बता दो, बाकी के तो मैं ही बता दूंगी। तो हमने जब 7 प्रकार देखे थे हाथों के, तो वो कौन कौन से थे? विकसित हाथ, अविकसित हाथ, इस तरह के थे। आप चैटिंग बॉक्स में लिख सकते हो। हाँ, तो हमने जो 7 तरह के हाथ देखे थे, तो मैंने पहले ही कहा कि जो ग्रह उदित होते हैं उस हिसाब से हमारा स्वभाव और हमारा हाथ होता है, उस हिसाब से। हाँ बिल्कुल, कलात्मक हाथ। और आगे, विकसित हाथ, अविकसित हाथ, वर्गाकार हाथ, चमसाकार हाथ, दार्शनिक हाथ, मनोवैज्ञानिक हाथ, मिश्र हाथ। अब यहाँ पर एक बात को क्लियर करूंगी, इसी तरह से अंगुलियां होती है। पुष्पा मैडम है ना, ये हेमलता मैडम, हेमलता मैडम ने बोला था कि छोटी अंगुली अगर ऐसी होती है तो, छोटी अंगुली नहीं, छोटी अंगुलियां, छोटी अंगुली मतलब ये एक हो गई। शब्दों का प्रभाव, मैंने शब्दों का प्रभाव का बोला ना, तो ये आपकी बातों के लिए बोला कि शब्द का प्रभाव क्या होता है। मैं बोलूं एक, आप सुनो एक और रिजल्ट आए एक, ऐसा नहीं होना चाहिए। शब्द बड़ा प्रभावी होता है, शब्दों का ही हम पे बड़ा असर होता है। परसों सबने कहा रेखा माँ बहुत अच्छी दिखती, मैं खुद को बड़ी सुंदर समझने लग गई। पता है आपको, 2 दिन हो गए आईना ही देख रही हूँ, किधर सुंदर है ढूंढ रही हूँ। ये शब्दों का प्रभाव बहुत होता है। शब्दों का प्रभाव अच्छा भी होता है, शब्दों का प्रभाव बुरा भी होता है। जीवन में हमेशा ध्यान रखिए, खुद को बैलेंसिंग रखना है। आप अगर चाहते हैं कि हमारी रेखाएं अपना कार्य अच्छे से करें, हमारे रेखाओं के अंदर बहुत ज्यादा भागदौड़ वाली रेखाएं ना आए, बिल्कुल सही बताया। तो ज्यादा भागदौड़ वाली रेखाएं, ज्यादा मस्तिष्क के अंदर ची 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 ना हो, ज्यादा मस्तिष्क के अंदर विचार ना घूमे, ज्यादा हम भ्रमित ना हो, ज्यादा हमारे अंदर राग, मोह, लोभ, गुस्सा, अहंकार ना आए। जितने हमारे अंदर षड्रिपु, जो जितने हमारे अंदर अवगुण, जितनी हमारे अंदर नेगेटिविटी रहेगी, उतने ज्यादा हम डिस्टर्ब होते हैं। सामने वाला तो बाद में होता है। बोलते हैं ना, जो खड्डा खोदता है ना उसमें पहले वो गिरता है, फिर दूसरा गिरता है। तो हमारे विचारों का प्रभाव हमारे पे होता है, किसी के शब्दों का प्रभाव हमारे पर होता है। तो शब्दों के प्रभावों में ना जाए, शब्दों को समझे, सुने, चिंतन करे, मनन करे, ग्रहण करे, लेकिन शब्दों के अंदर अड़के नहीं। और अगर अड़के भी तो सोच समझ के अड़के, क्योंकि हम जो चुनते हैं हम वही बनते हैं। मैंने शुरू में ही बोला है, आप ज्योतिष को टाइम दोगे आप ज्योतिषाचार्य बन जाओगे, आप हस्तरेखा को टाइम दोगे हस्तरेखारविद बन जाओगे, आप ध्यान साधना को टाइम दोगे आप अच्छे हीलर बन जाओगे, आप चुगली चपेटी को टाइम दोगे आप क्या बन जाओगे, उसका मुझे नहीं पता, वो मुझे नहीं आता। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जो सोचेंगे, जिसे समय देंगे, हम वो बन जाएंगे। तो यहाँ पर बात हमने आज रिवीजन की इसीलिए ली कि आचार्य ने प्रश्न पूछने के बाद काफी सारे जवाब बहुत अच्छे से आए। तो हमने आपको बोला था कि हम आपको आगे चल के हाथ के ऊपर सारी बातें बताएंगे, क्योंकि मस्तिष्क को चित्र याद रहता है जी। चुगली मास्टर, तो यह हमारी हथेली है। यह हमारी हथेली है। हमारे हथेली के अंदर जो 5 अंगुलियां होती है, 5 अंगुलियों के अंदर 3-3-3 पोर होते हैं। ऐसे हमारे दोनों हाथों की मिलके 10 अंगुलियां होती है। 10 अंगुलियों के अंदर हमारे 30 पोर होते हैं। 30 पोर के ऊपर कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं और वह चिन्ह हमें हमारे मस्तिष्क की रचना बताते हैं। हमने कहा कि हमारे हाथ के अंदर रेखाएं अगर सबके हाथ में एक जैसी है तो सबका भवितव्य, स्वभाव, प्रारब्ध एक जैसा क्यों नहीं है। तो रेखाओं का अपना अपना यात्रा होती है, अपना पड़ाव होता है, अपना अपना उनका स्टार्ट और एंड होता है। इसके ऊपर व्यक्ति का हम स्वभाव का परीक्षण निरीक्षण करते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या देखते हैं, हाथ की मजबूती देखते हैं,
हाथ का रंग कैसा है, हाथ का मजबूती कैसी है, त्वचा का कलर कैसा है, इसके ऊपर से हम व्यक्ति का आकृति प्रकृति सब देखते हैं। अब ये सब कैसे बनता है, तो ये सब बनता है पंचतत्व से। हमारे शरीर के अंदर जो भी एलिमेंट्स होता है उसका मात्रा कितनी है, उस हिसाब से हमारा स्वभाव बनता है। ये सारी बातें हमने आज तक देखी है। इसके बाद में हमने क्या देखा, छोटी अंगुलियां, बड़ी अंगुलियां, छोटा हाथ, बड़ा हाथ, छोटी अंगुलियों में ग्रास्पिंग पावर। मैंने एक उदाहरण भी दिया था पाइप वाला, कि अगर ये जो पाइप है कि इसके अंदर अगर हम पानी डालते हैं, ये अगर पाइप अगर ऐसा छोटा वाला होगा, इधर से पानी डाले सेकंड में निकल गया, लेकिन वही अगर ये बड़ा वाला पाइप है इधर से इधर आने के लिए, इसी तरह से विचार भी हमारे तक आने के लिए और जाने के लिए। तो बड़ी अंगुलियां जिनकी होती है, ऐसे लोग जो छोटे छोटे हम बोलते हैं ना, वो घड़ी दुरुस्ती करने वाले लोग होते हैं, इतना सूक्ष्म देखते हैं, मतलब घड़ी का जो काटा होता है वो इतना सूक्ष्म, फिर उसको उसमें बिठाना, उसके अंदर और क्या वो छोटा सेकंड काटा, ये वो उसकी वो घूमने वाली सेकंड की गति, वो कितना मतलब बारीक मास्टरिंग का काम करता है। तो छोटी छोटी बड़ी से बड़ी बात के अंदर छोटी से छोटी बात का निरीक्षण परीक्षण करना, उसके ऊपर विचार करना, उसके ऊपर उस तरह से काम करना, यह सारी जो बातें होती है यह बड़ी अंगुलियों वालों का होता है। बड़ा हाथ जिनका होता है, बड़े बड़े हाथ वाले लोग छोटे छोटे बारीक बारीक सूक्ष्म सूक्ष्म काम करते हैं। ऐसा ही हाथ जो होता है ये वैज्ञानिकों का होता है, संशोधकों का होता है। और फटाफट 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 भाग दौड़, देखिएगा कि अच्छा और बुरा कुछ नहीं है, हर बात की अपनी एक एनर्जी है, हर किसी का अपना एक स्वभाव है। सास भी कभी बहू थी, वो बहू थी तब कहती थी कि सास के साथ नहीं रहना है, और वो सास बनती है तब कहती नहीं 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 परिवार में तो एक में रहना है, बराबर है ना। तो वहां पे वो सही है, यहाँ पे ये सही है। वहां पे उसे थोड़ा फ्रीडम चाहिए तो उसे लगता है कि ये सब नहीं चाहिए, लेकिन बीमार पड़ने के बाद खिचड़ी बनाने वाला भी कोई नहीं होता है, तो फिर परिवार की याद आती है। तो हर बात की अपनी एनर्जी होती है, कोई रेखा छोटी नहीं होती, कोई रेखा बड़ी नहीं होती, बड़ी रेखा भी काम की होती है, छोटी रेखा भी काम की होती है, हर रेखा का अपना अपना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक की रचना उसके उसके अनुसार होती है, और हमें हमेशा हस्तरेखा से क्या देखना है, हमने शुरू से बताते आए हैं हम कि हम हमारा मस्तिष्क पढ़ रहे हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। हर व्यक्ति के अंदर एक कमजोरी होती है और एक शक्ति होती है। तो हमें हमारी कमजोरी को हमारी ताकत बना है, मेरा ये पॉइंट लिख के रखना, हमें हमारी कमजोरी को ही हमारी ताकत बनाना है। और हमें हमारे हाथों के अंदर यानी कि हमारे मस्तिष्क में, हमारे व्यक्तित्व में जो एक शक्ति है, उस शक्ति को हमें पहचानना है। हमारे अंदर की शक्ति का हमें यथायोग उपयोग करना है। हस्तरेखा से हम क्या सीखेंगे कि हमारे अंदर जो कमजोरी है, तो हमारी कमजोरी क्या है। क्या मैं किसी के बहुत ज्यादा आगे आगे करता हूँ, क्या मैं किसी का बहुत बार बार अपमान करता हूँ, क्या मैं किसी के बहुत आधीन रहता हूँ, उसके चरणों में रहता हूँ, या मैं उसका सम्मान ही नहीं करता हूँ, क्या मुझे सभी बातें सहजता से मिल जाती है, क्या मुझे बार बार प्रयास करना पड़ता है, क्या मुझे बार बार हेल्प मांगनी पड़ती है, मुझे हेल्प मांगने से भी नहीं मिलती है, ऐसा क्यों होता है। मम्मी तो सबके लिए खाना बनाती है, और मैं जब खाना मांगता हूँ तभी मम्मी सीरियल देखने बैठ जाती है। पापा तो सभी के साथ मतलब ऑफिस में काम करते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, मेरे बाकी भाई बहनों के लिए तो समय निकालते हैं कहीं जाना है। और जिस दिन मैं बोलूं पापा मार्केट जाना है कुछ लेने, तो पापा कहते हैं नहीं ये 500 रुपए ले, तू लेके आ जा। फिर मेरे ही साथ पापा क्यों नहीं आते हैं। पति का नाम नहीं लूंगी, झगड़े लग जाएंगे, इसलिए तो है ना, कि उनकी भाभी का सुनते हैं, दीदी का सुनते हैं, माँ की सुनते हैं, माँ को तो हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं, और हमें तो महीने में एक बार होटलिंग नहीं कराते। ये ऐसी बातें मैं नहीं करूंगी। तो कहने का तात्पर्य, मैंने अपनी बात बोल दी, जो समझे वो समझ जाए। हाँ, तो ऐसे मेरे ही साथ क्यों होता है। तो ये सब कब होता है कि जब आपकी भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलती है,
ऐसे लोगों के जीवन में सब कुछ होते हुए उन चीजों का उनके जीवन में उपयोग नहीं होता। इसका हम विस्तृत जानकारी आगे लेंगे। मैं अभी छोटे पॉइंट्स इसलिए बोल रही हूँ कि आप अपने पर आने के बाद उन बातों को अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि मेरा एक अनुभव रहा है, हस्त रेखा अगर बहुत सीरियसली सिखाऊं तो लोग मुझे कम देखते हैं और उधर की रेखा को ज्यादा देखते हैं, और मैं चाहती हूँ कि इधर की रेखा को ज्यादा देखते। सही है ना? तो यहाँ पे आप पहले अच्छे से देख लोगे, मुझे मतलब मुझे नहीं, इधर वाली। आज मैंने मेरे साइड में एक रेखा रख दी है, और एक नहीं 7-7 रेखाओं को बैठा। मुझे देख के कुछ नहीं होगा, इनको देख के सब होगा। हाँ, तो अपने हाथ के ऊपर बाद में चेक कर। ऐसा ही मैंने आपको जो ड्राइंग बुक बोली थी, याद है ना सबको? ड्राइंग बुक बोली थी, इस तरह से हाथ उधर बनाने का है। इस तरह से हाथ बनाने का। और हम जब अब कल से जो हमारा रेखाओं का, चिन्हों का अभ्यास शुरू होगा, तो वो हर ड्राइंग के ऊपर आपने वो बना के रखना है। पहले से ऐसे हाथ के चित्र अगर आप बना के रखोगे तो बाद में आपको नीचे झुक के छोटी उंगली हो गई, बड़ी उंगली हो गई, ये कुछ करने का काम नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे मूल क्या होती है, जीवन रेखा हमारे हाथों के ऊपर। तो हमारे हाथ में हम सबसे प्रथम देखेंगे कि हमारी जीवन रेखा, हमारा जीवन, जीवनी शक्ति हमें 0 से 100 तक मिलती है। जीवन शक्ति का देखिएगा, हम जन्म आए, माता के पेट से जब हमने जन्म लिया, जन्म के समय बच्चे की मुट्ठी 9 महीने, हम अगर सोनोग्राफी वगैरह देखेंगे तो ऐसी होती है। लेकिन वो जन्म के बाद माँ की नाड़, मतलब कहते हैं, मैंने इतना हॉस्पिटल में जाके नहीं देखा है, लेकिन कहते हैं कि जब तक बच्चा नाड़ से जुड़ा होता है तब तक भी उसकी मुट्ठियां नजदीक ऐसे ही होते हैं। जैसे ही वो माँ की नाड़ से उसकी नाड़ काटी जाती है और वो पहली हाँ करके सांस लेता है और वो ऐसी हाथ को फैलाता है, और वो जितने होश से हाथ को फैलाता है उतना उसका ये जो अंगूठा है, यह फिर वो 80 डिग्री जाता है, 85 जाता है, या 90 डिग्री जाता है, या 90 से थोड़ा सा और भी जाता है। लेकिन उसके प्रथम हाथ खोलने पर उसका अंगूठा जितना फैलता है वह स्थिति उसकी वाली आगे तक रहती है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम तो बड़ा हैप्पी बर्थडे टू यू क्या क्या करते हैं, जियो हजारों साल, कोई नहीं जीता है, हम क्या भूत पलित है क्या हजारों साल जीने के लिए? हमें जितनी उम्र दी है उतनी जिएंगे क्या? तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जीवनी शक्ति हमारे जीवन के साथ कम होती रहती है, और हम उसका केक काट के और मोमबत्ती बुझा के हमें तो उसका बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हाँ, हमें तो परीक्षित के जैसे सावधान होना चाहिए। मेरे तो उम्र के 45 साल चले गए, क्या पता आगे के 45 सेकंड भी मेरे है क्या नहीं। और जैसे उसे पता चल गया था कि 7 दिन बाद तेरी मृत्यु है, तो उसने भागवत कथा पढ़ी थी, और उसने जो भागवत कथा पढ़ी थी, आज हम उसी भागवत कथा को बार बार सुन रहे हैं, सारे जन्म कर रहे हैं, डोल रहे हैं, नाच रहे हैं, प्रसादी खा रहे हैं और घर आ रहे हैं। परीक्षित को मुक्ति मिल गई, हमें एक विचार से भी मुक्ति नहीं मिलती है। तो हमें यह देखना है कि हमारे जीवन, हमारा जीवनी शक्ति दिन ब दिन लॉस होते जा रही है। हमारे भगवान ने जो हमें सांसें दी है वो दिन ब दिन हमारी घट रही है। इसीलिए योग प्राणायाम ध्यान है, इसीलिए इस मन से आपको योग प्राणायाम ध्यान रेकी जो भी सिखाया जा रहा है कि आप जब गुस्सा होते हो तो आपकी सांसें फूलती है, आपकी सांसें फूलती है तो आप बहुत ज्यादा तेजी से सांस लेते हो, यानी कि आपके तो 2 दिन वाले आगे के कट गए। अगर दिन में एक बार भी गुस्सा करते हो ना 10 मिनट, आगे के 2 दिन समाप्त हो गए। और आप जितना शांत, संयमी, सरल रहते हो ना, तो उतनी आपकी सांसें बढ़ती है। और ध्यान, योग, प्राणायाम में आपको जो रेचक, कुंभक, जो भी कराया जाता है, वो जो प्रक्रिया होती है, उससे क्या होता है कि कम से कम देर में आप ज्यादा से ज्यादा देर में आप कम से कम सांसों का अभ्यास कैसा करें, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात मैंने कहा कि शब्दों का प्रभाव हम पे पड़ता है। शब्दों का प्रभाव यही होता है कि जैसे आपने मुझे उस दिन बोला आप बहुत अच्छा, तो मैं ऐसी कूल सी हो गई, बड़ी खुशी के मारे, और ऐसे देखो तो ऐसे ही सांस रुक गई आईने के सामने, यानी कि आपके वजह से मेरी बहुत सांसें बढ़ गई। सबको एक बार थैंक यू, धन्यवाद।
वही अगर कोई बोल दे कि क्या है, क्या बता रहे हो, एक ही बात रिपीट रिपीट कर रहे हो, तो मैं गुस्सा भी कर सकती हूँ। गुस्से से क्या होगा, आपने तो आपकी बात बोल दी, लेकिन मैं अपने आप को बार बार जला के अपनी सांसें जला रही हूँ। तो मुझे आपकी उस बात की ओर कितना ध्यान देना है, ये मैंने सोचना है। मैं तो 3 बार बोलूंगी, जिसे बैठना है बैठो, क्लास में तो निकल जाओ। सही है, ये मजाक की बात थी, ये किसी ने मन पे नहीं लेना। कहने का तात्पर्य क्या है कि जीवन शक्ति 0 से शुरू होती है और 100 पे आके रुकती है। अब इसे हम जिस तरह से उपयोग करते हैं, अब हम इसे उपयोग कहाँ करते हैं, हम इसे सबसे पहले करते हैं विचारों में। हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज का चिंतन करते हैं। उसी दिन हमने कहा ना, मीनूश्री ने एक कहानी बताई थी। मीनूश्री आई हुई है क्या? आइए। हाँ, तो मीनूश्री जी ने एक कहानी बताई थी, आंखों ने देखा दिल रोया, दिल ने देखा आंखें रोई, जो हुआ। तो क्या होता है कि सबसे पहले विचार आता है मन में। तो जीवनी शक्ति हमारी कहाँ लगती है? मन के अंदर लगती है। कोई भी बात की कल्पना करने में लगती है। हमारी अंतःकरण रेखा होती है। तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि हम, यह बात मैंने पहले भी बोली है, लेकिन आज सामने रेखाएं बैठी है तो इनके साथ बता रही हूँ आपको, तो फिर एक बार रिपीट हो जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि उस मन में तो कार्य करने का भाव आ गया, लेकिन हम शारीरिक कृति कम करते हैं और मानसिक विचार ज्यादा करते हैं। तो जीवनी शक्ति हम कहाँ खर्च रहे हैं? हम विचारों में खर्च रहे हैं। विचारों में खर्च रहे हैं। बहुत कभी कभी बहुत विचार करते हैं, ऐसा बोला वैसा बोला वैसा बोला। अरे भाई, लगता है तो एक थप्पड़ मार दो ना जाके, चुप हो जाएगा, वो भी चुप, आप भी चुप। और बहुत प्यार आ रहा है तो एक गिफ्ट दे के आ जाओ। दूर से ही क्या चल रहा है, बहुत प्यारे बहुत प्यारे बहुत प्यारे, उसके लिए कुछ ऐसा कर दो कि उससे प्यार जताया जाए। क्योंकि अच्छा बोलने में भी एनर्जी वेस्ट होती है, बुरा बोलने में भी एनर्जी वेस्ट होती है। तो आपको जब समय दिया जाए तो इतना बोलो कि आपके अंदर जो भी है वो सारा एक साथ दे दो। और जब आपको चुप रहने को बोला जाए तो इतने मौन रह जाओ कि आपकी सांसों को आप ही बचाओ। इसलिए हमारे यहाँ मौन व्रत भी बोला गया है। मौन व्रत यहाँ से चुप होने का नहीं, यहाँ से चुप होने का है। ऊपर से तो हम चुप होते हैं, लेकिन अंदर से ची 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 बैकग्राउंड में बहुत चलते रहता है। अभी मौन टूट जाए फिर इसको बताती हूँ, इधर ये डोल दिया, उधर वो कर दिया। अभी मौन टूट जाए फिर ये करती हूँ, फोन कर दूंगी, यूं कर दूंगी। कुछ लोग तो इधर से ये होते हैं, लेकिन वो क्या, वो व्हाट्सएप का चैटिंग वैटिंग वो भी चलता है। तो नहीं, वो नहीं होना चाहिए। तो हमें अगर जीवनी शक्ति बचानी है तो मैं ये सारे प्रयोग बता रही हूँ, बाकी कोई मेरा मंतव्य नहीं है। जीवन शक्ति का उपयोग हम ज्यादा से ज्यादा कैसा ले सकते हैं? विचार भी हमने जब कोई बात करने का फैसला कर लिया ना, तो हमें क्या करना है, एक पेपर लेना है। उस पेपर के ऊपर उस कार्य को करने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, कितने दिन में करना है, कैसे करना है, इन सब का आप बनाओ। जरूरी नहीं है कि आपको कागज पेन ही लेना है। हमारे माइंड का भी एक पेपर होता है, हमारे माइंड का भी एक पेपर होता है, हमारे विचारों की भी एक लेखनी होती है। तो इसे आप इस्तेमाल कीजिएगा। और उसे आप एक बार प्रोग्राम डिजाइन कर लिया, उसमें थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन फिर अपनी बहुत ज्यादा शक्ति चिंतन में मत डालो। क्योंकि बहुत ज्यादा शक्ति चिंतन में डालते हैं तो मस्तक रेखा गहरी हो जाती है, यानी कि जीवनी शक्ति उधर काम करने लग जाती है। फिर कुछ लोगों का ऐसा होता है कि एक आधा काम आप कर रहे हो, एक आधा काम आपने किसी को सौंप दिया है। भाई, किसी को सौंप दिया है तो उस पर विश्वास भी रखो ना। बार बार फोन करने की, जागने की, किया क्या, उसे मतलब पीछे लगने की या उसे नोकने की क्या आवश्यकता है? क्या मतलब हम वहां पे भी हमारी जीवनी शक्ति बर्बाद करते हैं क्या? अगर आपने किसी को कोई काम सौंप दिया है और पिक्चर देखने बैठ गए तो पिक्चर का मजा लीजिए। मित्र से मिलने गए हैं तो उसके साथ बातों का मजा लीजिए। नहीं तो वही से बार बार घर पे, एक बार पत्नी को बोल दिया है कि आज शाम में पनीर बनेगा, तो बना देगी ना भाई। नहीं बनाएगी तो जाते जाते एक कॉल कर लो और आप लेके जाओ। 120 रुपए की सब्जी के लिए क्यों दिमाग खाते हो उसका भी और अपना? यानी कि एनर्जी को कहाँ गिनना है, ये मैं उदाहरण बता रही हूँ। किसी भी चीज का जब आपको मूल्य पता हो जाता है और आप जब समझते हो कि नहीं, इसका मूल्य ये है, उस मूल्य पे आ जाओ। ना हमें टेंशन ना उसे टेंशन। तो हमारी जीवनी शक्ति फिर विचारों से बाहर आ जाएगी। हम जीवनी शक्ति का चिंतन के लिए
कार्य के लिए, हमें दिए हुए काम के लिए जिस तरह से उपयोग करते हैं वही हमारा उसका रास्ता होता है कि हमें कैसे कार्य करना है। भाग्य रेखा को हम धन रेखा भी बोलते हैं। तो धन रेखा माने कि क्या, वो क्या उधर से क्या 10 के 20 के 50 के 2000 के नोट थोड़ी आने वाले। धन कमाने के लिए, काम करने के लिए हमारे अंतरिक्ष से जो विचार आएंगे उसका जो रास्ता है वो रास्ता कैसा है, सहज है, सुलभ है, हम हमारा कार्य किस तरह से कर रहे हैं, कार्य की प्रेरणा हमें यह रास्ता बताता है। और जब हम कोई कार्य करते हैं, कोई भी काम करो, अच्छा करो बुरा करो, उसका फल होता है। आप किसी के साथ अगर अच्छा बर्ताव करोगे, आप जैसे कल परसों भी बोला गया था कि आप किसी को सामने से अगर बोलोगे वाह वाह कितने अच्छे दिख रहे हो, आप दिखो ना दिखो वो भी बोलेगा आप भी बहुत अच्छे, क्योंकि उसको आपका ऊपर का दिखना नहीं, आपके अंतर मन का दिखना अच्छा लगता है। सौंदर्य ऊपर नहीं होता है, ऊपर का लाली लिपस्टिक वाला जो सौंदर्य है ये क्षणिक होता है, मन का सौंदर्य सबसे ज्यादा अच्छा होता है। देखिए कोई व्यक्ति के विचारों के साथ जब आप जुड़ते हो ना, तो वो क्या दिखता है ये मायने नहीं रखता है, वो कितना भी कैसा भी दिखता हो, ईश्वर की बनाई हुई हर आकृति अपने से अलग है। एक हाथ दूसरे हाथ से नहीं मिलती है, एक शक्ल दूसरी शक्ल से नहीं मिलती है। तो ईश्वर अगर अच्छा है तो उसकी बनाई हुई हर आकृति अच्छी है। अगर किसी को कोई बुरा दिखता है ना, तो दिखने वाला बुरा नहीं है, देखने वाले का नजरिया बुरा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने आप पे गर्व मत करो, लेकिन अपना स्वाभिमान भी रखो। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि आप किसी के संपर्क में जब रहते हो, किसी से बात करते हो, किसी से चर्चा करते हो, और एनर्जी को कैच करती है। आपको अगर धोखा देने वाले लोग मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने अंतर मन में झांक के देखो कि चाह अनचाह में, गलती अगलती से, जाने अनजाने में आपसे भी किसी ने धोखा पाया है। भले ही आपने सोच समझ के किया है या नहीं किया है। आपको अगर बहुत ज्यादा लोग मिस करते हैं, प्यार करते हैं, तो आपने भी किसी से निश्चल प्रेम किया है। हमारी ही आकृति जो होती है वही प्रकृति बन के हमारे साथ आती है। एक्सीडेंटली कुछ बातें ऐसी होती है, वो क्यों होती है कि उस पर हम ज्यादा गौर नहीं करते हैं। तो एनर्जी को कैच करती है। आप में अगर कुछ विषय को पढ़ने की, कुछ विषय को जानने की जिज्ञासा है, तो वो देने वाला आपको मिल जाएगा। आपको अगर किसी को कुछ देने की इच्छा है तो वो लेने वाला आपको मिल जाएगा। मतलब एनर्जी को बैलेंस करती है, कैच करती है। निसर्ग समतोल साधता है, जहां बहुत है वहां कमी वाला आ जाता है, जहां कमी है वहां डालने वाला आ जाता है। और निसर्ग का एक ही नियम है कि आप अगर लेते हो और उसे वैसे ही रखते हो, तो कहते हैं ना कि रुका हुआ पानी भी गंदबाज देने लग जाता है, और बहती वाली नदियां भी जो होती है वो निश्चल स्वच्छ होती है। तो आपने लिया हुआ आपको आगे अगर आप दोगे तो आपका खुद का भी ब्रेन वॉश होगा। फिर जीवन में सब कुछ है, पैसा भी है, पैसा बचाने से नहीं बचता है, पैसा खर्चने से ज्यादा मिलता है। बचाने से तो क्या है, आपने बचा के रख दिया, एक दिन चोर आ गए डिब्बे में से उठा के लेके चले गए। लेकिन आपने अगर आज उसका फ्रिज ले लिया, कल टीवी ले लिया, परसों और कुछ ले लिया, तो आप जितना पैसा इन्वेस्ट करते जाओगे उतना पैसा आपके पास आते जाएगा। लेकिन वो आएगा नहीं आएगा, ये आपके विचार, ये आपका रास्ता, और ये आपका, जैसे मैं कह रही थी कि हर कर्म का एक फल होता है, और वो फल हमें देती है रवि रेखा। जिसके हाथों में रवि रेखा होती है, सूर्य रेखा होती है, ऐसे लोगों के जीवन में हर बात सहजता से, सुलभता से आती है। ऐसे लोगों में हर चीज सहजता से, ईश्वरी आशीर्वाद से इनको मिलती है। इनके जीवन में बहुत ज्यादा सहजता होती है। यहाँ तक हम सब लोग आए थे। अब हम बात करेंगे आज पर्वतों। मेरी आज की बात सबको समझ में आई है? आज तक मैंने जो भी अभ्यास सिखाया है आपको। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये है अंगूठा। अंगूठे के दो पोर होते हैं। पहला होता है इच्छा शक्ति, दूसरा होता है तर्क शक्ति। आपके अंगूठे में भी आप देखोगे, पहला होता है इच्छा शक्ति, दूसरा होता है तर्क शक्ति। हमारे अंदर तर्क भी होते हैं और इच्छाएं भी होते हैं। बहुत से लोगों का देखिए कैसा होता है कि इच्छा तो बहुत होती है और खुद के ही तर्क बहुत होते हैं। क्या
कि अभी क्या है कि कुछ तो खाने का तो मन है, बाहर से लाना तो है, फिर तर्क है जो बना रहा उसको कोरोना तो नहीं होगा, पैकिंग करने वाले को कोरोना तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा। इच्छा शक्ति तो बहुत है, फिर तर्क लगाएंगे, फिर घर पे ही बना लूं क्या, फिर घर पे बनाऊंगी तो पसीना आ जाएगा क्या, मेकअप खराब हो जाएगा क्या, फिर तर्क लगाते हैं किसी को काम सौंप दूं क्या, फिर तर्क लगाते हैं फिर खाए भी नहीं रह जाऊं क्या। तो इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति के अंदर हमें समतोल साधते आना चाहिए। इतना हमें विचार करना चाहिए कि जिस तरह से हमें हमें किसी बात की फिक्र है तो उसे भी फिक्र है। आज के जमाने में कोई ऐसा नहीं बैठा है, वो भी जो भी कोई साहित्य सामान सामग्री सब्जी है होटल है जो भी है बेचने वाला बैठा है, उसे उसकी भी जान प्यारी है, आपकी भी जान प्यारी है। वो भी तो सोच रहा है ना, आने वाले ग्राहक को कोरोना होगा तो मैं उसे बैग दूंगा तो मुझे तो नहीं हो जाएगा। वो अगर ऐसा सोच के अपना शटर बंद कर दे तो, डॉक्टर अपना दरवाजा बंद कर दे तो, सफाई कामगार घर में ही बैठ जाए तो। आज हमने देखा है कि कोरोना काल में अगर हमारे डॉक्टर भाई बोलते थे कि पेशेंट कोरोना वाला है और मुझे ही कुछ हो जाए तो फिर हमारा तो बीपी शुगर बढ़ के बिगर कोरोना के हम तो ऐसे ही जयराम जी के हो जाते थे। लेकिन उन्होंने सेवा नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छाओं को प्रबल रखा। उनका जो कर्तव्य है सेवा भाव, इस इच्छा को उन्होंने प्रबल रखा है अपने तर्क के जोर। उन्होंने तर्क लगाया कि मैं सैनिटाइजर का यूज करूंगा, मैं मास्क का यूज करूंगा, मैं पेशेंट को भी उस बारे में आगाह कराऊंगा। मेरे यहाँ आने वाले पेशेंट को मैं पहले सैनिटाइज से अच्छे से उसे स्वच्छता का कराऊंगा, फिर बाद में उसका भी मास्क रहेगा, मेरा भी रहेगा। उसके जाने के बाद भी मैं अपनी कोई सुरक्षा करूंगा, मैं अपना आहार विहार, ये सारी बातों का उन्होंने गणित किया। हमारे सफाई कामगार वाले लोगों ने तो कितना कार्य किया है। उन्होंने हमारे घर का कचरा दूर दूर तक ले जाकर डाला है, दुनिया भर की उन्होंने रोड साफ किए है, सारी बातें की है। हाँ, कभी कितने लोगों के मन में आया कि ये बेचारा ठीक है, उसे गवर्नमेंट पेमेंट दे रही है, पेमेंट तो हमें भी दे रही है, हम चले जाएंगे क्या? जिसका काम वही करेगा, जेनु काम तेनु करे, दूजा करे तो लात खाए, ऐसा होता है। तो हमें कोई इतनी बड़ी पेमेंट भी दे तो हम वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे हमारे तर्क आड़े आते हैं। मैं क्यों करूं? तो इसी तरह से यह हमारी, इसके ऊपर हम आगे और चर्चा करेंगे। मैंने ये दो मतलब आपको एक ये दे दिए कि समझ में आएगा। तो हम अंगूठे से देखते हैं इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति। हमने तर्जनी से देखा था आत्मविश्वास, हमने मध्यमा से देखा था कि कैलकुलेशन, ऐसे लोगों का कैलकुलेशन अच्छा होता है। हमने रवि अनामिका से देखा था कि कला प्रियता, कला संगीत, यानी कि आपका जो स्वभाव है, आपको क्या काय में आनंद है, आपका आनंद कहाँ है। पैसा कमाना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन सच में बोलिएगा आज आप जो करियर कर रहे हैं ये आपकी मजबूरी है कि आपका आनंद है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मैं बनना कुछ चाहता था, मैं बन कुछ गया, मैं करना कुछ चाहता था, मैं कर कुछ रहा हूँ, क्योंकि मजबूरी है। डिग्री ले ली है, काम पकड़ लिया है, मुझे तो ये बिजनेस करना था, पर क्या करूं, पिताजी का पीढ़ियों से वो चलते आ रहा है, मैंने वही किया। हमारा आनंद काय में है? जब हम आनंद से जीते हैं ना, तब हमारा काम भी चौगुना होता है। किसी का आनंद देने में है, किसी का आनंद लेने में है, किसी का गाने में है, किसी का खाने में है, किसी का सोने में है, किसी का भला बुरा बोलने में है। जो भी बात आपको अच्छी लगती है, खुद के लिए एक आधा घंटा, जो कहते हैं ना कि साधना 21 मिनट की होनी चाहिए, ध्यान 21 मिनट का होना चाहिए। ध्यान करके ओम ऐसे ही नहीं करते बैठने से, हर कोई ओम नहीं करता है। हाँ? देश विदेश में अगर हम देखेंगे तो ओम अच्छा है, नाभि से स्वर निकालोगे तो आपकी पेशियां अच्छी होने वाली है। किंतु आप आंखें मूंद के बैठिए 21 मिनट, 21 दिन सिर्फ आंखें मूंद के बैठिए और जीवन के सारे पटल सामने लाइए। डांस करके देखिए, अंदर से, ऊपर से नहीं हिलना है, अंदर से। गाली दे के देखिए, गाना गा के देखिए, चर्चा करके देखिए, बातचीत करके देखिए, पुरुष हो स्त्री हो, कुकिंग करके देखिए। आपको क्या चिमटा चौला हाथ में लेना है, अब मन के अंदर करना है कि मैं सब्जी ला रहा हूँ, मैं रोटी बेल रहा हूँ, मैं छोले बना रहा हूँ, जो भी है, यानी कि कुकिंग।
हाँ, मेकअप करके देखिए, सज धज के देखिए, आप पेड़ लगा के देखिए, कुछ दान करके देखिए। मतलब जितनी भी दुनिया के आसपास की बातें हैं ना, हमको दिखती है कि ये बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है, इनका चिंतन आप रोज 21 मिनट आंखें मूंद के बैठ के अपने अंतर में कीजिए 21 दिन। साधन को साधना इसे कहते हैं। उसमें से आपको आपका आनंद मिल जाए। मुझे इससे बात करके अच्छा लगता है, मुझे ये व्यक्ति अच्छा लगता है, मुझे ये विचार अच्छे लगते हैं, मुझे उसके वो विचार अच्छे लगते हैं, यानी कि मुझे उस विचारों के पीछे का थॉट अच्छा लगता है। फिर मुझे अगर वो अच्छा लगता है तो मैं ही खुद वो करके देखूं क्या। अगर फिर वो बात आप खुद करने लग जाओगे। जैसे आपको किसी की बांसुरी बजाना अच्छा लगता है, किसी का हारमोनियम बजाना अच्छा लगता है, किसी का गाना गाना अच्छा लगता है, आप खुद एक भजन गाओ, एक फिल्मी गीत गाओ, रोज एक गाओ खुद के लिए। वही आपकी आरती है, वही आपका स्तोत्र है, वो आपका स्विच वर्ड है, वही आपकी प्रार्थना है। उसे करो और फिर काम पे लगो, फिर देखिएगा। मैं रोज 7 मिनट घूमर करती हूँ, मुझे घूमर बड़ा अच्छा लगता है। कोई नहीं देखता है मुझे, ये कमरे में अकेले ही रहती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। और पूरे 24 घंटे की मुझे एनर्जी मिलती है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे मन को नाचना अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ी हिलती डुलती रहती हूँ। तो ये जो हमारी अनामिका है ना, ये हमारे आनंद का प्रतीक है। हमारा आनंद कायम है, ये हमें देखिए। अपने आनंद को ढूंढिए, अपने आनंद में जिए और फिर अपना काम कीजिए। फिर वो काम कुछ भी हो सकता है। तो देखिएगा वहां का आनंद, वहां का उस काम के अंदर का आनंद, उस काम के अंदर से जो आने वाला जो रिटर्न है वो बढ़ जाए। फिर हमारी आती है कनिष्ठिका, बुध की अंगुली। ये हमारा बुद्धि, चातुर्य, बुद्धिमत्ता, हमारी वाणी, ये सब देती है। लेकिन वाणी का सही उपयोग हमें अनामिका देती है। कोई व्यक्ति को हमें लगता है ना, बार बार सुनते ही रहे, तुम कहते रहो, तुम मुस्कुराते रहो, मैं सुनता रहूं, ऐसे कुछ है ना, वो कवि ने गाया है कुछ, तो तुम कहते रहो मैं सुनता रहूं, बड़ा अच्छा लगता है। तो वो इधर आता है, ये कॉम्बिनेशन बनता है। तो किसी किसी की वाणी, उसकी बोलने का, जैसे ओशो है, आप ओशो को सुनिए। ओशो एक जगह आके पॉज लेते हैं, और इतनी सही जगह पे आके वो पॉज लेके, और दूसरी बात जब वो बोलते हैं ना, तो पहले वाक्य से ज्यादा ऊर्जा उनके दूसरे वाक्य में। तो ये अपनी उनकी शैली है। आप उनको जब सुनोगे ना, तो आप किसी बात को नकारोगे नहीं। मुझे किसी का समर्थन नहीं करना है, कौन अच्छा है कौन बुरा है मुझे ये नहीं है, वो क्या विचार देते हैं मुझे उससे भी लेना देना नहीं है। हर एक की अपनी विचार स्वीकार करने की जिसकी उसकी भाव है। लेकिन मैं वाणी की बात कर रही हूँ। जैसे राजकीय लोग होते हैं, भाषण देते हैं, बड़े बड़े जो हम देखते हैं ना, रैलियां लगती है, वो इलेक्शन वगैरह आते हैं, तो उसमें लोग दूर दूर तक धूप में बैठते हैं, दूर दूर तक मतलब लाइन में बैठे रहते हैं, 4-4 घंटे वेट करते हैं, ये मंत्री आएगा हम उसका भाषण सुनेंगे। अब तो क्या टीवी वगैरह यूट्यूब माध्यम हो गए हैं, लेकिन आज भी जो दर्दी होते हैं ना, दिल जो दर्दी लोग होते हैं, उनको उधर ही अच्छा लगता है। तो हम भी कहते हैं कि वैसे देखो तो हमारे क्लास में हमें दर्दी नहीं चाहिए, हमें दर्दी चाहिए, हमें लेने वाले ही चाहिए। लेकिन आपके आसपास के दर्दियों को ढूंढो ना, अकेले ही भूत के जैसे क्या बैठते हो आके। हाँ? आपके 4 लोग अगर आएंगे इधर, तो वो आपसे भी चर्चा करेंगे ना। बाद में देखो, हम तो आपको बाद में आज मिलते हैं तो हम कल ही मिलते हैं, और कल मिलने के बाद तो हम आपको 8 दिन के बाद ही मिलते हैं। लेकिन आपके दोस्त और परिवार को अगर आप इधर लेके बैठोगे और उनके साथ अगर आप यह अभ्यास की चर्चा करोगे, तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, उनका ज्ञान बढ़ेगा और आपका सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि आप उनको यहाँ पर लेकर आए। ना उनको पैसा देना है ना आपको देना है, और जिसको देना है वो हमारे पेड क्लास में आए और 8 दिन में हमारे सारे नोट्स लेके चले, हम वो भी देने को तैयार। तो वाणी का जो दोनों जो है, बुद्धिमत्ता, बुद्धि चालाकता, व्यापार वृत्ति, कौन सा व्यापार कैसे दफा तोटा कैसे करे, बातों का नाप तोल कैसे करे, यह हमें कनिष्ठिका देती है। लेकिन उसके अंदर मीठा सानामिका बनता, ये कॉम्बिनेशन बनता है। उसके अंदर शांति, ऐसा था, वैसा था, चढ़ी देता है। उसके अंदर अरे ऐसे क्या कर रहे हो, देखो देखो कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे ऐसे, वो फटाफट 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 है ना, वो
मध्यमा देती है? गुरु। गुरु है ना, गुरु में ऊर्जा बहुत है, फट 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 फट। ऊर्जा दो जगह है, एक गुरु में है, एक मंगल में है। मंगल वाले एक तेज होते हैं और एक गुरु वाले तेज होते हैं। मंगल वाले को भी बड़ी जल्दी होती है क्योंकि अग्नि तत्व है, और गुरु में जो है तो अपनी खुद की एनर्जी है, तो देने वाला है। तो वाणी हर जगह से हम ऐसे चेक करेंगे। आज मैंने वाणी को चेक करने बताया, कल हम आनंद को भी चेक करेंगे, फिर हम गणित को भी चेक करेंगे, फिर हम आत्मविश्वास को भी चेक करेंगे। देखिए हमारा हस्तरेखा का अभ्यास बहुत डीप है, हर किसी का एक दूसरे से कॉम्बिनेशन है। आपकी इच्छा शक्ति इन सब से मैच होगी, आपकी तर्क शक्ति इन सब से मैच होगी, और ये सब अपने आप में जब मैच हो गए तब आपकी बनेगी जीवन रेखा की कहानी, तब आपकी बनेगी मस्तक रेखा की कहानी, तब आपकी बनेगी अंतःकरण रेखा की कहानी, फिर आपकी बनेगी भाग्य रेखा की कहानी, फिर आपकी बनेगी रवि रेखा की कहानी, फिर आपकी बनेगी मिलन रेखा की कहानी, और फिर बनेगी आपकी यहाँ से चंद्र पर्वत से हम लोग देखते हैं कि मेरा विदेश योग है क्या, मेरा पति मुझे कहाँ लेके जाएगा घूमने, सिंगापुर लेके जाएगा क्या, और फिर इधर मेरी ड्रीम गर्ल है ना, हर किसी की एक ड्रीम गर्ल होती है, हर किसी का एक घोड़े पे का राजकुमार होता है। तो अभी फेरारी वाला राजकुमार आएगा, तो फिर हम इधर देखेंगे। ये सारी बातें हम यहाँ देखेंगे। फिर मेरे बेटे को मुझे संभाल लेंगे क्या, मैं अपने बच्चों का शादी ब्याह कर पाऊंगा क्या, मैं कितना जीऊंगा, मेरा आरोग्य कैसा रहेगा। ये सारी बातों का कॉम्बिनेशन फिर हम देखेंगे। तो ये सारा हमारा कॉम्बिनेशन जो है यह इस तरह से बनेगा। तो यह बहुत ज्यादा डीप नॉलेज है और इसे हमें सरल सहजता से लेना है। तो आज मैं आपको यही कहूंगी कि हमें इन सब बातों से अपने आप को जानना है। हमारी जीवन रेखा कैसी है तो हमारी जीवनी शक्ति कैसी है, और जीवनी शक्ति प्लस हमारे जीवन जीने का दृष्टिकोण, हमारे जीवन जीने का तरीका, हमारे जीवन जीने का जो संकल्प है ये क्या है, ये जीवन रेखा बताती है। ये नहीं बताती है ये बहुत बड़ी डार्क अच्छी है तो मैं 100 बरस जीऊंगा, या आधी है तो 50 बरस जीऊंगा, थोड़ी है तो 25 बरस, नहीं, वो नहीं बताती है। वो भी बताती है लेकिन उसको बाकी के कारण साथ में होते हैं। लेकिन जीवन रेखा से हम देखेंगे जीवन जीने का दृष्टिकोण। तो मैं अपनी वाणी को आज यहीं पे विराम देती हूँ। मैंने अभी तक जो भी बताया, बीच में कोई आवाज कटी होगी, फटी होगी तो उसके बारे में पूछिए। मेरी वाणी से यदि किसी के मन को अगर कोई शब्द आघात हुआ होगा तो मैं क्षमा चाहूंगी। सभी के हृदय में बैठे आत्मा को, परमात्मा को प्रणाम करते हुए यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप सबका आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बना रहे। चलिए, तो सभी के लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही। सभी को ओम प्रणाम। ओम